Hello students, class 8, the video 3 of the chapter. Many tribal group जो थे उन्होंने रिएक्ट किया जो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज थे, उपनिवेशिक वनों के जो कानून थे उसके अगेंस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अधिकार जो थे, उनके अधिकार जिन पर उनका जीवन सरवाइव करता था, उनके लिए बहुत सारी मुसीबतों को लेके आया था। तो दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, तो इस तरीके से उन्होंने जो नए कानून थे उसका क्या कर दिया, डिसओबे किया। कंटिन्यू विथ प्रैक्टिसेस, और इस तरह से उन्होंने जारी रखा जो प्रैक्टिसेस थी, जो कुछ भी डिक्लेयर इलीगल किया, घोषित किया गया था, उन लोगों ने वो सब करना जारी रखा। एट टाइम रोज इन ओपन रिविलियन, और एक ऐसा समय आ गया था जब एक खुलेआम विद्रोह होना था। सच वॉज द रिवॉल्ट ऑफ संग्राम संगमा। 1906 में आसाम में एक रिवॉल्ट हुआ था, संग्राम संगमा, एंड फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 में जो फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था सेंट्रल प्रोविंस, जिसे तब आज अब यूपी के नाम से जाना जाता है। प्रॉब्लम विथ ट्रेड की अगर हम बात करें, जो प्रॉब्लम्स थी ट्रेड के साथ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में, अगर हम देखें, ट्राइबल ग्राउंड्स फाउंडेड, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, जनजातीय समूह जो था, उन्होंने ये पाया कि ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रेडर्स थे और जो मनी लेंडर्स थे वो जंगल में आ रहे थे। क्यों? मोर ऑफन, अक्सर, वांटिंग टू बाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि वो जंगलों के जो उत्पाद थे उनको खरीदना चाहते थे। ऑफरिंग कैश लोन, जो उन्हें कैश लोन दिया करते थे, कैश में वो लोन दे रहे थे। एंड आस्किंग देम टू वर्क, और इसके बदले वो वेजिस के बदले काम करने के लिए उन्हें ऑफर कर रहे थे। It took tribal group some time to understand the consequences of what. ये समय लग गया कि जनजाति लोगों को ये समझने में कि आखिर जो परिणाम आ रहे थे वो किस कारण से थे, आखिर हो क्या रहा था, किस कारणों से क्या परिणाम आ रहे थे, इसको समझने में थोड़ा सम टाइम कुछ लगा। लेट अस कंसीडर, अगर हम सोचते हैं, आइए, द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर, जो सिल्क उगाते थे उनके लिए अगर हम कंसीडर करें, इन द 18th सेंचुरी में हम ये पाएंगे कि द इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। जो इंडियन सिल्क था, भारतीय जो रेशम था, यूरोपीय बाजार में उसकी काफ़ी मांगे थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वर हाईली वैल्यूड, तो जो उच्च क्वालिटी का सिल्क था, भारतीय जो रेशम था, हाईली वैल्यूडेबल, बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और इसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। इंक्रीज एज द मार्केट एक्सपेंड, जैसे मार्केट का एक्सपेंड हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्क के उत्पादन को बढ़ावा दिया, इनकरेज किया, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। जो मांग थी, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सिल्क प्रोडक्शंस को बढ़ावा दिया। हजारीबाग जो है झारखंड में आज की डेट में, वॉज एन एरिया, एक ऐसा एरिया था वो, वेयर द संथाल रियर्ड कैकून्स, जहाँ पर संथाल जो कम्युनिटी थी वो कैकून बनाती, रियर करती थी। ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क, और जो व्यापारी थे डील्स इन सिल्क में डील करते थे। एंड सेंट इन देयर एजेंट, और अपने एजेंटों को भेजते थे। हु गेव लोन, जो ट्राइबल पीपल को लोन दिया करते थे। एंड कलेक्टेड द कैकून, और उसके बदले में वो कैकून कलेक्ट कर देते थे उन ट्राइबल लोगों से। तो ट्राइबल लोग मजबूर हो जाते थे उनको कैकून देने के लिए। द ग्रोवर वेयर, जो ग्रोवर थे वो उनको 3 से 4,000 कैकून, 1000 कैकून के लिए 3 से 4 रुपए ही देते थे। दीज वेयर देन एक्सपोर्टेड टू वर्धमान, और उसके बाद उन्हें वर्धमान यहाँ गया में बेचा जाता था। एट 5 टाइम द प्राइस, इस कीमत का 5 गुना, यानी कि 5 गुना आप समझ सकते हैं 15 रुपये में या
₹20 में बेचा जाता था, उसका 5 टाइम गुना। द मिडिलमैन जो थे इसमें सो कॉल बिकॉज दे अरेंज डील्स, मिडिलमैन का काम किया करते थे, जो बिचौलिए थे, इन्हें इसलिए कहा जाता था बिकॉज दे अरेंज डील, क्योंकि ये डील अरेंज करते थे एक्सपोर्टर और सिल्क ग्रोवर के बीच में। जो निर्यातक थे और जो सिल्क रेशम उत्पादक थे उनके बीच में डील का काम करते थे मिडिलमैन। मेड ह्यूज प्रॉफिट, और उनको जो मिडिलमैन थे या जो एक्सपोर्टर थे या बायर थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। सिल्क ग्रोवर अर्न वेरी लिटिल, और जो सिल्क ग्रोवर थे यानी जो रेशम का उत्पाद करते थे उनको क्या था, बहुत ही कम आमदनी होती थी। अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स, इसलिए बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने ये देखा कि मार्केट में ट्रेडर्स दियर मेन एनिमी, कि वो जो व्यापारी थे वो इनके मुख्य दुश्मन तो वही थे। यहाँ पर हमें एक फोटोग्राफ दिख रही है, तो जाइए आइए जानते हैं कि किस तरह की फोटो है। कोल माइंस, बिहार में काम करने वाले कुछ मजदूर है जो कोयले की खदानों में काम करते हुए दिख रहे हैं। 1948 की ये तस्वीर है। इन द 1920 में अबाउट 50% ऑफ माइंस, लगभग 50% जो खाने थी वो झारिया यानी पश्चिम बंगाल में और रानीगंज, झारिया झारखंड में था सॉरी, और रानीगंज पश्चिम बंगाल में जो कोल की माइंस थी, और बिहार तब बिहार में पड़ता था झारिया। ट्राइबल्स लोगों के द्वारा माइनिंग से कोयले निकाले जाते थे। वर्क्स डीप डाउन, और जो काम था बहुत गहराई से अंधेरे में कोयला निकालना होता था। सफोकेटिंग, और कभी कभी दम घुट जाता था माइंस में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, अंधेरा बहुत होता था। हैजार्डियस प्लेस था, इनकी जान के लिए खतरा होता था। वह नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, खतरनाक था। इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग। इन द 1920 में ओवर 2000 जो वर्कर्स थे उतने मारे गए थे। एंड एवरी ईयर, और हर साल का ये आंकड़ा है कि कुछ न कुछ लोग जो माइनिंग्स में काम करते हैं, कोल माइंस में काम करते हैं, हम देखते हैं कि उनको सफोकेशंस हो जाता है, और कई बार उनको इंजरीज या बहुत सारों की डेथ, स्लाइडिंग होने से उनकी डेथ तक हो जाती है। तो बहुत सारे जो मजदूर जो काम करते थे, सर्च फॉर वर्क, द प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स, जो जनजाति लोग थे उनकी जो दशा थी, हु हैड टू गो फॉर अवे, जिनको बहुत दूर जाना होता था अपने घरों से काम की तलाश में, वह इवन वर्स, उनके लिए बहुत ही एक कष्टकारी था या बहुत ही खराब था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी से, क्योंकि बहुत सारे जो टी प्लांटेशंस थे जहाँ पर चाय के बागान थे, स्टार्टेड कमिंग अप, माइनिंग बिकेम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। तो ये देखा जाता था कि जो माइनिंग जो थी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। एंड ट्राइबल वेर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन। तो जैसे टी प्लांटेशन था और माइनिंग था, इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी, तो ट्राइबल लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा मात्रा में टी प्लांटेशन में चाय के बागानों में काम करने के लिए आते थे, आसाम के एंड और झारखंड के कोल माइंस में। दे वेर रिक्रूटेड दो द कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उनकी भर्ती की जाती थी। हु पेड द मिजरेबली लो वेजेस, जो बिल्कुल दयनीय रूप से उनको बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, और उनको काम से प्रिवेंट, वापस घर भी वो नहीं आ सकते थे अपने परिवार से मिलने की, उन्हें परमिशन नहीं थी। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनको ले जाया जाता था, और चाय के बागान में कुछ साल काम करने के बाद ही वो अपने घर आ सकते थे, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद। आफ्टर फिनिशिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट दे वर एबल टू रिटर्न द होम, और बेसिकली वहां पर उनकी जो दशाएं थी बहुत कठिन थी। उनको मारा पीटा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको और कोड़े बरसाए जाते थे, उनको बहुत कम भोजन दिया जाता था, और बेगार यानी कि उनको काम करने के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, बेगार सिस्टम भी था। इंडेंटर, एक बंधुआ मजदूर के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर वो जाते थे, भारत के अन्य हिस्सों में ले जाया जाता था, या भारत के बाहर भी अन्य दूसरे बहुत दूर समुद्री यात्राओं पर उन्हें ले जाया जाता था। उनको घर आने से भी रोका जाता था, और उनको बहुत ही कम वेजेस दिया जाता था। और जहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ पर
काम करने की जो एटमॉस्फेयर था, द वर्किंग एटमॉस्फेयर वाज नॉट सो गुड। वेजिस बहुत कम था, अपने फैमिली से वो कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। लोग क्लोजर लुक जो था दो द 19 एंड 20 सेंचुरी, अगर हम 19 और 20 सेंचुरी की बात करें, जो ट्राइबल ग्रुप था, जनजातीय ग्रुप जो था, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज रिवेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस। तो देश के अन्य हिस्सों में हमने देखा कि जो रिवेल्ड एक विद्रोह हो गया अगेंस्ट द चेंजेस ऑफ द लॉ, इन कानूनों को बदलने के उसमें रिस्ट्रिक्शन, जो उनके जो काम थे उन पर जो पाबंदियां लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने, उसके अगेंस्ट कंट्रीज में, देश के अन्य हिस्सों में विद्रोह स्टार्ट हो गया। और जो नए टैक्स लगाए गए थे दे हैड टू पे, और जो टैक्स अदा करने थे नए टैक्स, उनके अधिकार तो रहे नहीं थे जंगल में, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड एक्सप्लॉयटेशन, और जो व्यापारियों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, एंड मनी लेंडर्स। द कोल्स रिबेल्ड बल, और इस तरह से कोल्स जाति थी रिबेल्ड 1831 में उसने विद्रोह किया। एंड संथाल, जो संथाल कम्युनिटी झारखंड में, उसने 1855 में रिवोल्ट किया। बस्तर, इसी तरह झारखंड में है बस्तर, वहां भी रिवेलियन शुरू हुआ। में देश के अन्य बहुत सारे हिस्सों में इन ट्राइबल्स लोगों ने एक यूनिटी बना के रिवेलियन स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910 एंड द वर्ली रिवॉल्ट जो था महाराष्ट्र में इन 1940, द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज ऑन सच मूवमेंट। और जो ये मूवमेंट था जो बिरसा ने लेड किया था, वन सच मूवमेंट चलाया गया। जो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें, इसी तरह से एक बिरसा मुंडा थे कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो बिरसा मुंडा थे, जो बिरसा मुंडा का जन्म जो था 1870 में हुआ था। 1870 में इनका जन्म हुआ था। तो बिरसा थे जब 1870 में हुआ तो द सन ऑफ ए पुअर फादर, जो ये एक गरीब पिता की संतान थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट, और ऐसा माना जाता है कि जो बुहुंडा था का जंगल, उसी में उनका पालन पोषण हुआ। यानी कि इन्हीं जंगलों को देखते हुए, इन्हीं जंगलों में इनकी जो परवरिश हुई। ग्रेजिंग शिप, ये क्या करते थे, भेड़ों को चराया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, और डांस किया करते थे इन द लोकल अखाड़ा। जो लोकल अखाड़ा था वहां पर नाचते थे, मुरली बजाते थे और भेड़ों को चराते थे। फोर्स बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव, गरीबी के चलते गरीबी ने इनको मजबूर कर दिया कि हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उनके पिता को हर जगह पर काम तलाशने के लिए जाना होता था, एक जगह पर काम मिलता नहीं था, इनका जीवन सही ढंग से नहीं चल पा रहा था, इसलिए वो हर जगह पर काम की तलाश में जाया करते थे और काम किया करते थे। एज एन एडल्ट्रेशन, जैसे ही वो एडल्ट एज में थे, पौध अवस्था में, बिरसा क्या करते थे, बिरसा ने क्या सुना, टेल्स ऑफ मुंडा कम्युनिटी की कहानियां सुनी ऑफ द पास्ट, कि पुराने टाइम पे कैसे जो सरदार थे, सिरदार जो थे, लीडर जो थे उस कम्युनिटी के, अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट, पीपल्स को कैसे वो रिवोल्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, आगे बढ़ाते थे। इस तरह की कहानियां सुना करता था बिरसा मुंडा, कि मुंडा कम्युनिटी के जो सरदार थे कैसे उन कम्युनिटी में जोश भरते थे, उनको आगे अपलिफ्ट करते थे। दे टॉक ऑफ द गोल्डन एज, इस तरीके से उसने एक गोल्डन एज के बारे में सुना, एक स्वर्ण युग के बारे में सुना। व्हेन द मुंडाज हैड बीन फ्री, जहां पर जो मुंडा थे
डाइकूज जो बाहरी आउटसाइडर लोग थे उनके अत्याचारों से स्वतंत्र थे। एंड सेट देयर वुड बी ए टाइम, और ऐसा कहा जाता था एक ऐसा समय था जिसमें उनके जो एंसेस्ट्रल जो पूर्वजों के पुश्तैनी अधिकार थे उनकी कम्युनिटी के वो क्या थे, रिस्टोर, वो संरक्षित रखे गए थे। उन्होंने दे सॉ देमसेल्फ द डिसेंडेड ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स, उस क्षेत्र के उन्होंने अपने आप को ओरिजिनल सेटलर्स वासी बताया। एंड फाइटिंग फॉर देयर लैंड, जो क्या करते थे, अपनी जमीन के लिए लड़ा करते थे। मुंडा कम्युनिटी के सरदार एक यूनिटी बनाते थे, अपने अधिकारों के लिए बताते थे, उनमें यूनिटी थी। मुल्क की लड़ाई के लिए लड़ा करते थे। रिमाइंडिंग पीपल, जो पीपल को क्या करते थे, रिमाइंड कराते थे ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, अपना साम्राज्य वापस लेने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।